हेलो एवरीवन। अब हम लोग जैसे पिछली वीडियोस में हमने 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है सो आपको बताया, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने वहाँ पर डील किया है, साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी वहाँ पर हमने डील किया है जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिनको हम लोग यहाँ फिर से डील करने वाले हैं, क्लियर, कुछ अलग क्वेश्चंस को। आज जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसी में से आप कंफर्म रहिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ डील करूंगा उसमें से 5 क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, एकदम 100% आएंगे, क्लियर। और पिछले वीडियोस में जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस को डील किया है उस वीडियो में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, मतलब 10 मार्क्स तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब पिछले 2 वीडियोस को अगर आप देख ले, लॉजिक गेट वाला वीडियो को, व्हीटस्टोन ब्रिज और स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाली वीडियो को अगर आप देख ले तो लगभग 15 से 18 नंबर आप कवर कर सकते हैं वहाँ से बहुत आसानी से। 1 घंटे के अंदर आपका 15 से 18 नंबर कवर हो रहा है। अब आपको क्या चाहिए बताइए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गॉस थ्योरम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। देखो लिखना कैसे होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर वो चीज़ें भी आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है ना। बहुत एक इम्प्रेसिव राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इम्प्रेसिव राइटिंग स्किल बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपको चाहिए तो यहाँ समझिएगा बात को। जैसे मान लो बाबू कि ये आपका एक जो आपको आंसर शीट दी गई है लिखने के लिए, जो कॉपी आपको मिला वो कुछ ऐसा है, 1 पेज उसका मान लेते हैं। कोई भी लॉ आप लिखते हैं या किसी भी तरह का आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम हमेशा सेंटर पे बनाना है। डायग्राम के लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखना, यानी कि डायग्राम के ऊपर 1 लाइन हर हालत में खाली रखिए, नीचे भी 1 लाइन खाली रखिए, राइट साइड में लेफ्ट साइड में घिचिर पिचिर नहीं करना है, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि डायग्राम ऐसा बनाओ, सेंटर पे बनाओ, ताकि एग्जामिनर अगर कॉपी पलटे तो नज़र सीधा डायग्राम पे जाए, देखते ही एकदम तुरंत वो इंप्रेस हो जाना चाहिए, क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि बाकी बच्चों के तुलना में आपको नंबर ज़्यादा मिले तो आप सोच के देखिए ना खुद से कि नंबर ज़्यादा किस कंडीशन पे आपको दिए जाए। बताइए आप, नंबर तो तब ज़्यादा मिलेगा ना जब आपका जो मतलब एग्जामिनर जो है वो आपके कॉपी पर रुकेंगे, उसको पढ़ेंगे कि आपने क्या कंटेंट बढ़िया लिखा है, कैसे आप दूसरों से डिफरेंट आपकी राइटिंग स्किल है, तब तो आपको नंबर देंगे ना, है कि नहीं। और किसी को अगर रोकना है खुद पर, किसी की नज़र को खुद पर रोकना है तो खूबसूरती होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो खूबसूरती है वो चेहरा में नहीं, राइटिंग स्किल में होना। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना फोटो साट दीजिएगा वहाँ पे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपके राइटिंग स्किल में वो खूबसूरती होनी चाहिए, डायग्राम इतना सुंदर होना चाहिए कि एग्जामिनर एकदम मंत्र मुग्ध हो जाए, समझ रहे हैं ना, मतलब रुक जाए वो। और जैसे रुक गया, एग्जामिनर की पेन रुकी, वो पढ़ेंगे, इंप्रेस होंगे, आपका डिफरेंट स्टाइल रहेगा, आपको नंबर मिल जाएगा, क्लियर है। तो जो गॉस थ्योरम होता है वो गॉस थ्योरम सिंपल सी बात है, वो सिर्फ यही बोलता है, उनका गॉस का ये मानना था कि यहाँ लिख देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू गॉस, है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux through a closed surface, total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times to the charge of, या बोल सकते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। कभी भी जब आप कोई लॉ लिखें तो जिस साइंटिस्ट के नाम पे लॉ है उसको जरूर इंट्रोड्यूस करिए, अकॉर्डिंग टू गॉस। जो लॉ आपने लिखा वहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, जहां से लॉ स्टार्ट हो रहा है और जहां खत्म हुआ वहां भी लगाओ। तो गॉस का मानना था बाबू कि जो गॉस थ्योरम कहते थे कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जिसको कि आप इस ऐसे भी दिखाते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds,
ये इक्वल होगा किसके, तो 1/ε0 के, 1/ε0 के इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स किसका, तो टोटल चार्ज किसी क्लोज एरिया के अंदर जितना चार्ज बंद है ना, इनटू क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज्ड, है ना। तो ये जो फ्लक्स है उनका मानना था कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। हो गया। अब ये सिंपल सा लॉ था। गॉस थ्योरम के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे कि गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, तो क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर आप लिख सकते हैं दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर This theorem is applicable for closed surface and symmetrical charge distribution, है ना। गॉस थ्योरम, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे। क्लियर है, क्लोज सरफेस एंड सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए जो है सो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। और गॉस थ्योरम में अगर कोई चार्ज क्लोज नहीं होता है बाबू, ठीक है, गॉस थ्योरम के अंदर अगर कोई चार्ज क्लोज नहीं होता है तो उस चार्ज को क्लोज करना पड़ता है ना। और चार्ज को क्लोज करने के लिए जो सरफेस हम कंसीडर करते हैं उस सरफेस को बोला जाता है, जो इमेजिनरी सरफेस हम कंसीडर करते हैं, जो इमेजिनरी सरफेस हम मानते हैं, उस सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और डिफरेंट चार्जेज के लिए बोल सकते हैं फॉर पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस विल बी spherical and for लाइन चार्ज, है ना, लीनियर चार्ज बॉडी के लिए, लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस विल बी सिलिंड्रिकल। गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे 2 मार्क्स में गॉस थ्योरम पूछ दिया तो सीधा बोल देंगे कि जो गॉस थ्योरम है वो उनका कहना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा किसके, 1/ε0 टाइम्स के। किसका 1/ε0, तो बोल सकते हैं कि 1/ε टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। किसका टोटल चार्ज, जो चार्ज इनक्लोज्ड है किसके अंदर, तो किसी सरफेस के अंदर। क्लियर है। अब यहां देखो, गॉसियन सरफेस को आप अप्लाई किसके लिए करते हैं, तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं क्लोज सरफेस के लिए और सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर कोई चार्ज या कोई सरफेस क्लोज नहीं है तो उसको हम इमेजिन करके क्लोज करेंगे। और इमेजिन करने के लिए जो सरफेस हम यूज करेंगे, उसको क्लोज करने के लिए जो सरफेस हम इमेजिन करेंगे, उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, और लाइन चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज बॉडी के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 बराबर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E.ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय ε0। अब रही बात कि सर ऐसा इंटीग्रेशन क्यों, ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन दोनों में क्या अंतर है। इसको बोलते हैं बाबू साइक्लिक इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। आया बात समझ में। साइक्लिक इंटीग्रल क्यों बोलते हैं इस पे, क्योंकि एक साइकिल का चिन्ह लगा पाए। साइक्लिक इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड होता है क्लोज सरफेस के लिए। साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है किसके लिए, तो उस तरह के कर्व सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो क्या है आपका क्लोज है, उसके लिए अप्लाई होता है। आया बात समझ में। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। बताओ बाबू कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो बोलेंगे कि इट इज एन अरेंजमेंट। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं ताकि आपको एकदम याद हो जाए, ठीक है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल and opposite point charges, equal and opposite point charges separated at some distance, separated at some distance, कुछ डिस्टेंस पर रख दिया गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, अरेंजमेंट है। तो भैया ठीक है, अरेंजमेंट है,
ये रहा माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू। ये अरेंजमेंट है किसका? दो चार्ज का। दो चार्ज कैसे? तो इक्वल और अपोजिट, तो ये भी क्यू ये माइनस, तो ये प्लस, इक्वल और अपोजिट और कुछ डिस्टेंस पर। कोई बात नहीं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है बाबू, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है कि फिजिक्स में हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है इस बात को कि कभी भी आपको किसी भी चीज का अगर मूवमेंट निकालना हो तो मूवमेंट निकालने का सीधा सा मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, तो मूवमेंट निकालने के लिए आप उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट निकालना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके पास है ही क्या? इसके पास है क्या? अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई ये कर देंगे, 2d को आप डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई ही करने वाले हैं, तो 2d को छोड़ने के बाद बचा क्या इसके पास? तो चार्ज। क्लियर? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मूवमेंट निकालना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11th में पढ़ते हैं टॉर्क। टॉर्क को क्या बोलते हैं अपन? बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। फिर आप पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको क्या बोलते हैं? तो मूवमेंट ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ मास। तो मास का मूवमेंट m इंटू आर, मास का मूवमेंट, तो मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए m इंटू आर, फिर उसका मूवमेंट m r इंटू आर, एम आर स्क्वायर, वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। टॉर्क क्या है? तो मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो फोर्स को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे ही जब यहां इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट निकालना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई ही करने वाले हैं तो इसको छोड़ने के बाद डायपोल के पास बचा क्या? तो चार्ज। तो चार्ज में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तब तक इसको बोर्ड को साफ करते हैं हम और आगे लिखेंगे। चलिए अब यहां देखो बाबू, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है? तो सीधा सा बात, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है? आपका प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है भाई? तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ चार्ज। इस डायपोल के पास दो चार्ज है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन हमको चार्ज का नेचर नहीं पकड़ना, हमको तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी का भी ले लीजिए, क्योंकि डायपोल में जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है? इक्वल, है ना? उसका क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और नेचर कैसा होता है? अपोजिट। ठीक है, तो डायपोल में हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों चार्ज है उसमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पकड़ लीजिए और डायपोल का लेंथ ले लीजिए या फिर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए। हमने यहाँ पर उस डिस्टेंस को 2d कंसिडर किया है। आप चाहें तो 2a भी कंसिडर कर सकते हैं, x, y, r आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे तो p डायपोल मोमेंट को डिनोट किससे करते हैं बाबू? p से। p बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो क्या हो जाएगा? q इंटू 2d, या फिर बोल सकते हैं कि q इंटू 2a। अगर आप यहाँ 2a कंसिडर करते हैं, यहाँ r कंसिडर करिएगा तो q इंटू r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात उठती है कि डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कैसा क्वांटिटी है? तो बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर है? मैग्नीट्यूड तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, P बराबर Q इंटू 2D करके आप यहाँ से मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बोल सकते हैं बाबू निगेटिव चार्ज से लेकर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब सवाल उठता है कि इसका SI यूनिट क्या होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो SI यूनिट है, हम पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को लिख दिए हैं। आप इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट अगर एक्सप्लेन कर देते हैं तो बहुत बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। ऐसा यूनिट क्या होगा बाबू? कूलम मीटर। CGS यूनिट क्या होती है? तो CGS यूनिट इसकी होती है डिबाई। क्या होती है? डिबाई। अच्छा, CGS यूनिट और ऐसा यूनिट में क्या संबंध है? तो बोल सकते हैं कि 1 डिबाई इक्वल टू 3.3 गुने 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। क्लियर? 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। ये आपको जो है सो रिलेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के ऐसा यूनिट और CGS यूनिट के बीच में। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि डायपोल मूवमेंट में आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, CGS यूनिट पूछा जा सकता है, दोनों के बीच का रिलेशन भी आपसे जो है सो पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब यहाँ देखो करंट डेंसिटी क्या होता है। हमने ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में भी इसको शेयर किया था, आपको बताया था करंट डेंसिटी जब हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे थे।
करंट डेंसिटी जो होते हैं बाबू, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया किससे डिनोट करते हैं? जे से। तो जे बराबर करंट पर यूनिट एरिया, है ना। तो करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट को आई, करंट तो लिख लिया करंट, पर यूनिट बट्टा एरिया, तो एरिया, ठीक है, आई बाई ए। अगर ऐसा यूनिट पूछ दिया आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया या 2 मार्क्स में पूछा, तो लिखना तो पड़ेगा ना पूरा डिटेल। तो करंट पर यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कि इसका जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो बोल सकते हैं बाबू कि जो करंट डेंसिटी है वो आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब रही बात कि करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ जो आई है वो तो स्केलर है, तो फिर इसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो एरिया वेक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर एरिया यूनिफॉर्म है तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। एरिया यूनिफॉर्म कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मार्कर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका एरिया क्या लग रहा है? आप इमेजिन करिए कि एरिया इसका क्या है? कांस्टेंट है। एरिया छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि यहाँ करंट डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म होगी। अगर ऐसा कोई कंडक्टर रहता है तो एरिया यूनिफॉर्म है तो करंट डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इसकी कैप को निकाल देते हैं तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक एरिया क्या है कि यूनिफॉर्म है, एक जैसा एरिया, लेकिन आगे चल के एरिया क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो गया, ठीक है ना। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा उस हिसाब से फिर हम लोग करंट डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस क्या होता है? तो देखो कंडक्टर बॉडी में क्या होता है बाबू, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाइएगा, कंडक्टर बॉडी में जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाइएगा तो उस बॉडी पे चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? V का। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, उसी कांस्टेंट C को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं, या इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये जो एक्चुअल में जो कैपेसिटेंस होता है वो मतलब बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है जो ये डिफाइन करती है कि वो कंडक्टर बॉडी कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्लियर? यानी कि कैपेसिटेंस इज एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो ये बताता है कि कोई कंडक्टर बॉडी कितने चार्ज को होल्ड करके रख सकती है या कितना चार्ज को वो स्टोर करके रख रहा है। अगर Q बराबर C भी है बाबू तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टा V हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? 1 कूलम पर वोल्ट। देखो चार्ज की यूनिट कूलम वोल्ट, ठीक है। तो 1 कूलम पर वोल्ट जो है इसी को बोलते हैं 1 फैराड। जनरली आपको 1 फैराड दिखाई नहीं देता है, जनरली आप लोगों को क्वेश्चंस में जो है सो मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड इस तरह से दिखाई देता है। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। क्लियर? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में SI यूनिट तक ही पूछा था, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए, रिपीट कराने के लिए, आपको रिवीजन हो जाए, आपको हर संभव प्रयास से हम आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। मेरा बस यही मोटो है। तो CGS यूनिट अगर आपसे पूछ दिया, मान लीजिए ऐसा यूनिट नहीं पूछ के CGS यूनिट पूछ दिया, तो बोलेंगे कि CGS यूनिट जो होता है इसका वो क्या है? स्टेट फैराड है। और स्टेट फैराड है तो CGS यूनिट और ऐसा यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है? अगर ये पूछ देता है तो बोलेंगे 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। क्लियर? 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड, ये इसका होता है। और इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है ना, कुछ पॉइंट और आपको हम बता दे रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है बाबू वो आपको किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो चार्ज पर, पोटेंशियल पर और पोटेंशियल एनर्जी पे। क्लियर? चार्ज पे, पोटेंशियल पे, उस कंडक्टर के पोटेंशियल पे, उस कंडक्टर के चार्ज पे और उस कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर बॉडी। क्लियर? तो हमारा ये भी जो 2 क्वेश्चन और जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी हमने क्या कर लिया? डील कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कूलम्ब्स लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। हाँ जी चलिए तो कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं बाबू। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? देखो कूलम्ब सर ने 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में जो है सो पहले ये बताया कि 2 चार्ज पार्टिकल जब आपस में नज़दीक में आएंगे, है ना, 2 चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर 2 पॉजिटिव नेचर के चार्ज पार्टिकल नज़दीक में आते हैं या 2 निगेटिव नेचर के चार्ज पार्टिकल नज़दीक में आते हैं तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। मतलब 2 सेम नेचर के चार्ज पार्टिकल अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं या आसपास पहुंच रहे हैं तो रिपल्सन का फोर्स देखने को मिला, और अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स देखने को मिला।
तो लोगों ने बोला कि ठीक है फोर्स तो मिल रहा है, लेकिन आप हमें सबसे पहले बताइए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उन्होंने बोला, कुलम साहब ने फिर बोला कि रुको भैया, लॉ बता रहे, पूरा नियम बता रहे, पूरा सुनो एकदम, मैग्नीट्यूड का तुम डायरेक्शन निकालो भाई। हैं, यहाँ देखो कुलम्स लॉ, उन्होंने कहा, उनका मानना था कि अकॉर्डिंग टू कुलम द इलेक्ट्रिक फोर्स, हमने आपको अभी क्या सिखाया कि जब भी किसी साइंटिस्ट का लॉ लिखे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, कहाँ, बोर्ड एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। तो द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेज, बिटवीन टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेज, अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट चीजों को, स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेज, यानी कि जो कुलम्स लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, कुलम्स लॉ इज होल्ड गुड, कुलम्स लॉ अच्छी तरह से अप्लाई होगा, किसके लिए, स्टैटिक पॉइंट चार्जेज के लिए, मतलब जो चार्ज रुका हुआ है और जो पॉइंट चार्ज है, छोटा चार्ज है, उसके लिए। क्लियर है ना। तो उनका मानना था कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई, गुना, किसका प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, जो जो चार्ज तुम पकड़े हो उसका मैग्नीट्यूड भैया है, तो Q1 इंटू Q2, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने पहला नियम लिख लिया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टू स्क्वायर, किसका स्क्वायर, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। क्लियर। जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टा r²। आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके इक्वल टू का साइन लाया तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे जब भी कोई कांस्टेंट आता है उसका हर जगह एक नाम फिक्स है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जैसे अभी लाए थे हम लोग Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वहां जो C आया था कैपेसिटेंस, उसको भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, जिसको हम लोग कैपेसिटी बोल रहे थे या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोल रहे थे। समझ रहे हैं ना बात को। तो कभी भी प्रोपोर्शनलिटी के जगह पर इक्वल टू लाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना ही होता है, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं। यहां हम लोग इस चैप्टर के अंदर कुलम्स लॉ में इसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। क्लियर। के की फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन, गलती से भी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ना बोलें। क्यों, क्योंकि जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है बाबू, वो सिर्फ और सिर्फ एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ही होता है, एयर के लिए भी ढंग से नहीं है, लेकिन मान लेते हैं। क्लियर, इतनी क्लोज वैल्यू की मान लेते हैं। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होती है के की वैल्यू, इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन क्या है, तो ये इप्सिलॉन है आपका परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इप्सिलॉन जो है वो है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, और इप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। एयर या वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इप्सिलॉन बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट, उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्लियर। सॉरी के की वैल्यू या इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए कितनी होती है, तो के की वैल्यू होती है बाबू 9 × 10⁻⁹, और इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। यूनिट ध्यान रखें, के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को आप बोल सकते हैं फैराड पर मीटर। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, तो फैराड पर मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। आया बात समझ में। इसको अच्छे से ध्यान में रखें बाबू, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कूलम्स लॉ। इसके अंदर अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे ये फार्मूला पूछा जा सकता है ना, के की जो वैल्यू पूछी जा सकती है, यूनिट पूछा जा सकता है, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछी जा सकती है, दोनों यूनिट आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी। चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन बाबू, रेसिस्टिविटी है ना। इसमें बोल रहा है कि डिफाइन रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी, तीनों को डिफाइन करना है, और ये तीनों से आपको ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तीनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। यहां देखिए रेसिस्टिविटी जो होता है इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको दो मेथड से मैंने प्रूव करके आपको दे दिया है।
आपको एग्जामिनेशन के अंदर जिसमें कंफर्टेबल फील हो आप उसको नोट डाउन करें एग्जाम में, आंसर शीट में अपने जो है सो उसको आप लिखें और जो मार्क्स है वो अपना एग्जामिनर से ले लें। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है बाबू, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने कंसिडर कर लिया ए, यूनिफॉर्म कंडक्टर है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर है। इसका लेंथ कितना मान लिए एल। कंडक्टर के दोनों एंड को हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, है ना, जिस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है आई। क्लियर। चलो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि जो दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको लेकर के और दोनों प्लेट के बीच का जो गैप होगा उसको लेना पड़ेगा पर यूनिट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि V, और लेंथ जो है वो कितना है L। तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V/L होगा। इसको हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दें क्योंकि इधर यूज होने वाला है। अब यहाँ देखो, बोल रहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द करंट डेंसिटी, यानी कि रो बराबर E/J, E बराबर V/L और J बराबर I/A। तो V/I है ना, A ऊपर चल जाएगा, L नीचे, V/I इंटू A/L। और ओम चाचा बोल के गए हैं कि V बराबर IR, तो I से I कट गया तो यहाँ हो जाएगा RA/L। तो रो बराबर आ गया RA/L। और इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेसिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपसे बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है या फिर यूनिट पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखो, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ओम मीटर। क्लियर। अब यहाँ आते हैं बाबू दूसरा मेथड। दूसरा मेथड यानी कि लॉ ऑफ रेसिस्टिविटी जो है वो ये बोलता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो उस कंडक्टर के लेंथ के, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे तो R यानी कि जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के। ठीक है, दोनों कंबाइंड करना पड़ेगा, L ऊपर है A नीचे है तो L/A। प्रोपोर्शनलिटी को जैसे हटा के इक्वल टू लाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना ही होता है, तो R बराबर रो L/A। ये रो क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो तो किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के जगह जो कांस्टेंट आएगा वो वही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर इस रो का नाम क्या है, तो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या उसको रेसिस्टिविटी बोला जाता है। तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। तो तरीका दो आपके सामने है, एक इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं, एक इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। आप इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और आप इसका ऐसा यूनिट भी याद रखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है बाबू वो हम कंडक्टेंस देखने जा रहे हैं। देखो बता देते हैं आपको कंडक्टेंस होता क्या है। जैसे रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना, तो कंडक्टेंस का काम होता है करंट को सपोर्ट करना। यानी कि जो कंडक्टेंस है वो सीधा सीधा बोले तो रेसिस्टेंस का क्या है, उल्टा है, इसको डिनोट करते हैं G से। तो G बराबर हो जाएगा 1/R। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंडक्टेंस क्या है तो बोल देंगे कंडक्टेंस जो है उसके लिए सीधा बोल देंगे कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंडक्टेंस के बारे में, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बॉडी। फिलहाल कंडक्टर बॉडी को पकड़ के चल रहे हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं बाबू, तो यहाँ से बोल सकते हैं आप, जनरली इसको डिनोट किया जाता है G से। तो फॉर्मूला हो जाएगा G बराबर 1/R। G बराबर 1/R। अगर आपसे कोई ऐसा यूनिट पूछ दिया, कोई क्या पूछेगा, हो सकता है बोर्ड एग्जाम पूछ दे कि ऐसा यूनिट क्या है, तो 1/ओम या ओम इनवर्स, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं महो, MHO, इसको आप महो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सो हम कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी को हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट जो है अपना मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो सीधी सी बात है कि जो मोबिलिटी है उसके लिए बोला जाता है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना, मोबिलिटी के लिए बोला जाता है बाबू कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है, अब ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव आयन से जब कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो टकराने के बाद जो वो अपनी स्पीड गेन करते हैं, जो स्पीड उनकी टकराने के बाद होती है, उसी स्पीड को अपन ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं।
उसी स्पीड को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा बाबू, अब यहाँ आपसे बोल रहा है कि जो मोबिलिटी क्या है उसको भी हमने दो तरीके से डिफाइन कर दिया, आप पे डिपेंड करता आप किसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है, मोबिलिटी जो है बोल रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि म्यू बराबर VD/E। क्लियर, ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि म्यू बराबर VD/E। VD क्या है, तो ड्रिफ्ट स्पीड है या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी दुनिया जानती है, पर यूनिट बट्टा, यानी कि म्यू से, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि VD पर यूनिट बट्टा इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्लियर, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ो, इसको और किस तरीके से डिफाइन कर सकते थे, तो लॉ बोलता है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। कर दिए, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए, कांस्टेंट ले आए, तो VD बराबर म्यू इंटू E हो गया, तो म्यू बराबर VD/E हो जाएगा। ये फार्मूला पहले ला दिए, VD बराबर होता है फार्मूला E इंटू E बट्टा M इंटू टाउ। ये जो E है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये जो कैपिटल E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कॉलिजन करते हैं तो दो सक्सेसिव कॉलिजन, दो लगातार कॉलिजन के बीच का जो टाइम का गैप होता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये टाउ है, ये M, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड साफ, तो ये म्यू बराबर हो जाएगा E टाउ बटा M। ये आपका मोबिलिटी होता है, यूनिट आप ध्यान रखेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसको देखना है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में क्या होता है वो आप सुन लीजिए ध्यान से। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस को, 2 रेसिस्टेंस हो, 3 रेसिस्टेंस हो, चाहे 500 रेसिस्टेंस हो, अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के अक्रॉस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा बोला जाता है कि जो हर एक रेसिस्टेंस होता है उस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि हर एक रेसिस्टेंस से पास होने वाले करंट की वैल्यू सेम होगी। क्लियर, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टेंस विल बी सेम, और हर एक रेसिस्टेंस के कनेक्शन पॉइंट के अक्रॉस, या बोल सकते हैं कि हर एक रेसिस्टेंस का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर एक रेसिस्टेंस में, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होती है हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस। और आपने जैसे यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया है बाबू, तो इस 3 के बदले में जब आप एक रेसिस्टेंस को लगाएंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को लगाएंगे, तो इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बाकी के 3 रेसिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर, तो अब यहाँ देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, यहाँ पर हमने 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया, R1, R2 और R3 को। क्लियर, R1 को कनेक्ट किया है A से 1 पॉइंट के बीच में, R2 को कनेक्ट किया है 1 से 2 पॉइंट के बीच में, R3 को कनेक्ट किया है 2 से B पॉइंट के बीच में। A पॉइंट का पोटेंशियल माने है VA, 1 पॉइंट का पोटेंशियल माने हैं V1, 2 पॉइंट का पोटेंशियल माने हैं V2, B पॉइंट का पोटेंशियल माने हैं VB। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VA माइनस V1, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 माइनस V2, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 माइनस VB। तीनों को, ये 3 रेसिस्टेंस को आपने कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया है बाबू, तो A से लेकर के B तक। तो 3 के बदले में अगर आप एक रेसिस्टेंस को लाते हैं तो उसको भी आपको कनेक्ट करना होगा A से लेकर के B तक। ठीक है, करंट, अब देखो बैटरी 20 वोल्ट का है, करंट I आ रहा है, तो इसमें भी करंट I आएगा। बैटरी को हमने चेंज नहीं किया तो करंट भी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं VA माइनस V1, ओम चाचा बोल के गए हैं करंट इंटू रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस। तो इस R1 रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस V1, करंट है I और रेसिस्टेंस कितना है R1, तो I R1 इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से सिमिलरली आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R2 निकालेंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R2, तो यहाँ लिखेंगे बाबू V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा I R2। क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस R3, तो यहाँ बोल सकते हैं बाबू आप V2 माइनस VB बराबर I इंटू R3 इक्वेशन नंबर 3। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस
आर इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 4। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम तीनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, VA माइनस V1 इक्वल टू IR1, V1 माइनस V2 इक्वल टू IR2, V2 माइनस VB इक्वल टू IR3। वेरी गुड। देखो यहाँ माइनस है बाबू, ये माइनस V1 ये प्लस V1 कैंसिल, माइनस V2 प्लस V2 कैंसिल, तो बचा क्या, बच गया VA माइनस VB बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 5। अब जरा आप इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है ना। फ्रॉम 4 एंड 5 यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ भी VA माइनस VB है और यहाँ भी VA माइनस VB है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा बाबू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका निकल के आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है ये, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बाबू ये सब चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चले बाबू, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होगा है ना, हर एक रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रांचेज है वो अलग अलग है। किरचॉफ सर का मानना था कि जो करंट है, जो जंक्शन पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो बैटरी से आई करंट यहाँ आया, यहाँ पर आने के बाद 3 ब्रांचेज हैं, एक R1 रेजिस्टेंस की, एक R2 रेजिस्टेंस की और एक R3 रेजिस्टेंस की। तीनों ब्रांचेज में करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक में I1, एक में I2, तीसरे में I3। क्लियर, A से B तक जो है सो तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है, तीनों रेजिस्टेंस की कनेक्शन पॉइंट सेम है, तीनों रेजिस्टेंस को A से B तक कनेक्ट किए हैं, तीनों का कनेक्शन पॉइंट सेम है, तो तीनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग, पोटेंशियल सेम होता है। और इस 3 के बदले में जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तीनों में फ्लो करने वाले करंट के सम के बराबर होता है। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे, अगर आप R1 रेजिस्टेंस में करंट निकालें तो जो ओम चाचा का कहना था कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट बाई पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। तो I2 बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं वो VA माइनस VB बट्टा R2। उसी तरह से यहाँ पर R3 बराबर भी आप लिख सकते थे I3 बराबर VA माइनस VB और बट्टा R3। और अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में करंट को निकालें तो I बराबर आप लिख सकते हो VA माइनस VB बट्टा R इक्विवेलेंट। और हम जानते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू KCL का मानना था कि I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I को आपने क्या लिखा है VA माइनस VB और बट्टा R इक्विवेलेंट। I को आपने लिखा है VA माइनस VB बट्टा R इक्विवेलेंट इक्वल टू VA माइनस VB बट्टा R1 प्लस VA माइनस VB बट्टा R2 प्लस VA माइनस VB बट्टा R3। VA माइनस VB कॉमन ले लेंगे बाबू तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका रिक्वायर्ड जो है सो डेरिवेशन निकल कर आ गया। अब इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में और थियोरेटिकली भी आपको पूछा जाता है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है बाबू, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनमें करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। और पैरेलल में होंगे तो करंट अलग अलग होगा और पोटेंशियल सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए 50 रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में जोड़ा,
या पैरेलल में जोड़ा, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब निकलेगा? तो जब मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, या बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू सीरीज में और मिनिमम वैल्यू पैरेलल में। क्लियर? अगर मान लीजिए कि सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है, हर एक रेजिस्टेंस R ओम का है और आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस N है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस N है। अगर आप सीरीज में N नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस जिसकी हर एक की वैल्यू R है उसको आप कनेक्ट करते हैं, R रेजिस्टेंस वाले N रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा N इंटू R, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो R बाई N। यानी कि सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस के वैल्यू से गुना कर दीजिए और पैरेलल के लिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टेंस के वैल्यू में डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो आज की कथा यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम्स में टकराएंगे। और हम आपको इतना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि सिर्फ बोर्ड ही नहीं, आपका आगे का एग्जाम भी कवर 100% हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बहुत जल्द जो है हम लोग एक बहुत ही शानदार सीरीज ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आ रहे हैं नीट और जेई के लिए, जिसमें कि आपको एकदम ऐसा तोप टेक्निक सब हम बताएंगे, ऐसा तोप टेक्निक सब बताएंगे कि जो भी फिजिक्स का प्रॉब्लम सब होगा वो बहुत ही जल्दी धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस ब्रह्मास्त्र सीरीज में मैं पूरा कोर्स आपको पढ़ा दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो भी बच्चे है ना किसी भी कारण से, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर जो भी प्रॉब्लम रही हो उनके साथ, और वो अगर अच्छी एजुकेशन को गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे चैनल पर आकर के आप फ्री में, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ की वीडियोस को आप देख करके जो है सो आसानी से जेई और नीट के लिए एडवांस लेवल तक बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको जो न्यूमेरिकल का कंटेंट मिलता है, जो थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल अप्रोच यहाँ आपको मिलेगा, शायद ही हो सकता है कहीं और मिले। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा कि और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, हमसे भी पढ़ाने वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं, ठीक है। लेकिन इतना कन्फर्म है बाबू कि यहाँ जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल ही अनमैच्ड कंटेंट होगा, वो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा, इसकी 100% गारंटी है। क्लियर? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आराम से आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करें, रिवीजन कंटिन्यू रखें, रिवीजन आपको मेन है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।